मनीष जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मनीष जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई मीडिया हाउसेस से जुड़े रहे हैं। मेरे शो में पहली बार आए हैं। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनविंदर जी। अ, सर आज बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, अपराध और राजनीति का मुख्तार। शनिवार सुबह करीब पौने 11 बजे गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन हो गया और इसी के साथ अब वो इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। लेकिन एक दौर था जब मोहम्मदाबाद फाटक पर काफिला पहुंचते ही सरकारी मशीनरियों से लेकर के हर कोई सकते में आ जाता था। सलाखों के जी, पीछे से भी उनका साम्राज्य कमजोर नहीं पड़ा। 25 अक्टूबर 2005 को जब खुद जमानत तुड़वा करके जेल पहुंचता है मुख्तार अंसारी और उसके बाद 19 साल के बाद ताबूत में घर पहुंचता है। अपराध का इतना लंबा इतिहास और सजा मिलती है 2022 को। आपसे जी। मनीष जी मैं एक ओपनिंग कमेंट चाहूँगी ताकि दर्शक पूरा मामला समझ सकें। देखिए, सबसे पहले तो मुख्तार अंसारी कौन था ये जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में जो लोग क्राइम जगत या अपराध जगत से जुड़े रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट रहा है, उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम ज़रूर सुना होगा। जो नहीं जानते होंगे, उनके लिए उन दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मुख्तार अंसारी एक माफिया, एक डॉन, उत्तर प्रदेश का ऐसा चेहरा, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड काँपता था। दाऊद इब्राहिम से जुड़े गुर्गे हों या नेपाल के मिर्ज़ा दिलशाद बेग से जुड़े लोग हों या पूर्वांचल का जो अलग-अलग माफिया गुट हो, हर व्यक्ति मुख्तार अंसारी के छत्र छाया में, उसके छाते के नीचे ज़रूर रहता था। वो एक ऐसा अपराधी जिसने अपराध के साथ राजनीति का अपराधीकरण किया, जेल से रह कर के वो सरकार चलाता था। माफिया जो शब्द एक होता है, माफिया शब्द का मतलब सरकार के पैरेलल अपनी सरकार चलाना। तो मुख्तार अंसारी ने वो करके दिखाया। 1995 में उसने पहला चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट से गाजीपुर सीट से लड़ा था, लेकिन वो दुर्भाग्यवश हार गया। उसके बाद उसने अपने ननिहाल का रुख किया 1996 में उसने पहली बार मऊ से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उसके बाद उसने कभी हार का मुँह ही नहीं देखा। 96 उसके बाद 2002, 2005, 2007, 2012, 2017 लगातार वो विधायक बनता गया। 5 बार उसने विधायक का चुनाव जीता, जिसमें से 3 चुनाव उसने जेल में रह कर के जीते। और मजे की बात ये थी कि हर राजनीतिक दल ने उसको संरक्षण दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या उसका अपना जो संघ दल था, कौमी एकता दल, उसके दम पे वो चुनाव लड़ा। तो उसने अपनी एक ऐसी शख्सियत क्रिएट कर ली थी कि सबको लगता था कि अगर मुस्लिम वोटरों का तुष्टीकरण करना है, तो उसको मुख्तार अंसारी का साथ चाहिए ही था। मुख्तार अंसारी जिस फैमिली से बिलॉन्ग करता है, अगर हम देखें मुख्तार अंसारी के पहले की पीढ़ी और बाद की पीढ़ी। मुख्तार अंसारी के पिताजी एक जाने-माने कम्युनिस्ट नेता रहे। उनके बाबा कांग्रेस के ज़माने के 1925-1926 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर रहे, उनको नौशेरा में वो उस युद्ध में 1947 के युद्ध में वो शहीद हुए, उनको महावीर चक्र प्रदान किया गया। तो किस फैमिली से मुख्तार आता था, उसके सगे चाचा हामिद अंसारी, रिश्ते के चाचा अब बोले, दूर का थोड़ा-सा रिश्ता है उनका, लेकिन हामिद अंसारी उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो आप ये फैमिली देखिए कितनी जबरदस्त इसकी फैमिली है। एक केवल पीढ़ी मुख्तार अंसारी को अगर हम छोड़ दें, तो उनके पहले की पीढ़ी और उनके बाद की पीढ़ी, मुख्तार के बच्चों की अगर हम बात करें तो उसका जो बेटा है, जो विधायक भी है, उनकी परंपरागत सीट से मऊ से, वो इंटरनेशनल लेवल का शूटर है, नेशनल अवार्ड विनिंग है वो। उसका अपना अलग मुकाम है, अपना एक उसने अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन मुख्तार ने अपना जो दौर जिया है, वो एक डॉन के रूप में जिया। 1985 से वो अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ। उसके बड़े भाई अफ़ज़ाल अंसारी उस समय विधायक हो चुके थे 1985 में। बड़े भाई के राजनीतिक संरक्षण के छाते में वो रह कर के अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है। 2-3 साल तक वो लगातार अपराध करता है।
1988 में उसकी पहली बार पुलिस केस में उसका नाम दर्ज होता है। 88 में मंडी परिषद के एक ठेकेदार सच्चिदानंद के साथ उसका जो घटना होती है, उसमें अपहरण और हत्या के मुकदमे में पहली बार उसका नाम आता है। माफ कीजिएगा 1 मिनट। जी, तो 1900 हेलो, आवाज़ आ रही है? जी। जी, जी, आ रही है आवाज़ आ रही है। जी, तो 1988 में पहली बार उसका नाम आता है, उसके बाद फिर उसने कभी मुड़ के नहीं देखा। 1991 में उसने अवधेश राय की हत्या कर दी। लगातार उसके बाद अपहरण, फिरौती, वसूली, कोयले को लेकर के, खनन को लेकर के, ठेकेदारी को लेकर के, उसकी ब्रजेश सिंह और मुख्तार में लगातार अदावत चलती रही। तो उस तरह से उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया और 96 के बाद जो वो विधायक खुद बन गया, फिर उसने कभी मुड़ कर के पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जी, अ, आपने बताया कि मुख्तार 5 बार का विधायक रहा और 3 बार जेल से जीता। आई मीन जी। ये राजनीति का कैसा रिफ्लेक्शन है? देखिए, वो अपने को राजनेता से ज़्यादा वो माफ़िया अपने को स्थापित कर चुका था और सरकार को लगता था कि अगर हमें मुस्लिम वोटरों का तुष्टीकरण करना है, मुस्लिम वोटरों को रिझाना है, तो अतीक और मुख्तार जैसे नेताओं उन माफियाओं को अपने साथ, अपने राजनीतिक दल के साथ जोड़ना होगा। उसी समय यूपी की राजनीति में एक हिंदुत्ववादी चेहरा उभर रहा था। 2002 में योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर पीठाधीश्वर रहे, उसके पीठ के पीठाधीश्वर, गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर, उन्होंने एक संगठन बनाया हिंदू युवा वाहिनी। उस युवा वाहिनी के बनते ही वो आँखों में खटकने लगे। मुस्लिम राजनीति के में वो दखल, मतलब उनका जो वो किन चुभोने वाला काम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उस समय, इसलिए वो आँखों की किरकिरी बनते गए। 2003 में मुलायम सिंह की सरकार बनी, उसके बाद 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, फिर 12 में सपा की अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी। तो इन दोनों तीनों सरकार के कार्यकाल के दौरान लगातार ये माफियाओं को पालते पोसते चले गए। मुख्तार अंसारी ने अपने भाई की चुनाव में हार का बदला लेने के लिए एक विधायक कृष्णानंद राय को गोलियों से छलनी कर दिया। वहीं अतीक अहमद ने अपने भाई की चुनाव में हुई हार का बदला लेने के लिए राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया। दोनों ही घटनाएं 2005 की हैं। दोनों ही घटनाएं यूपी के इतिहास में एक कलंक के रूप में दर्ज हैं। ऐसी घटनाएं जिनका मतलब जो सुन ले तो सहम जाए। कृष्णानंद राय जो बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, 2005 में वो एक टूर्नामेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे। मुख्तार अंसारी ने खुद को जेल में अपने सलाखों के पीछे खुद पहुंच गए थे। जेल में सुनियोजित तरीके से हत्याकांड से ठीक 1 महीने पहले 29 नवंबर को कृष्णानंद राय की हत्या हुई है। अक्टूबर महीने में जमानत, एक पुराने मामले में जमानत कटाते हैं और ये जेल पहुंच जाते हैं। वहां से साजिश रचते हैं और फोन पे लगातार वो लाइव थे जिस समय मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे, मतलब मुन्ना बजरंगी, हनुमान पांडे, राकेश पांडे, ये जब उस पे गोलियां चला रहे थे कृष्णानंद राय पे, तो मुख्तार अंसारी जेल से फोन पे उनसे लाइव जुड़ा हुआ था। और उसी दौरान एक माफिया का मुख्तार पे फोन, दूसरे फोन पे फोन पहुंचता है। वो रिकॉर्डिंग बकायदा सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो गोली चल रही है, उसको मार दिया है, जय श्री राम बोल करके वो हर्षोल्लास अपना व्यक्त करता है, चुटिया काट ली है, मुट्ठी में आ गई है। तो किस तरह से उसका दम वो दिखाई दे रहा था मुख्तार का, कितना वो 400 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थी। पोस्टमार्टम में 67 गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर से निकली थी। ऐसे ही 2005 में जनवरी महीने में राजू पाल जो विधायक होते थे प्रयागराज पश्चिम सीट से, उन्होंने अतीक अहमद के भाई को चुनाव हरा दिया था। उसका बदला लेने के लिए अतीक ने उनके ऊपर हमला कराया 25 जनवरी 2005 को। धूमनगंज इलाके में वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, दूसरी गाड़ी उनके बगल में आती है और अंधाधुंध गोलियां बरसाती है। उनके गोली राजू पाल के लग जाती है। उसके बाद उनके साथ के लोग उनको एक ऑटो में डाल करके मेडिकल कॉलेज के लिए लेकर के जाने लगते हैं। 5 किलोमीटर तक अतीक के हमलावर उस टेम्पो का पीछा करके
धूमनगंज और प्रयागराज की सड़कों पे गोलियां बरसाते रहते हैं। मतलब हम लोगों ने तो ये सिर्फ फिल्मों में देखा था, प्रयागराज के लोगों ने ये घटना लाइव देखी कि दिन दहाड़े एक गाड़ी पे पहले फायरिंग करके एक विधायक की हत्या कर दी जाए और फिर 5 किलोमीटर तक उसके दौड़ा करके लगातार उस पर हमला होता रहे। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि इनका कितना खौफ था इन माफियाओं का। योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद, जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद कुछ अंकुश लगा है, कुछ माफियाओं पे अभी अंकुश और लगना चाहिए। वो बाकी है, देखना है कि योगी आदित्यनाथ आगे क्या रुख अपनाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस समय ये पंजाब में इनको भेजा गया था, तो जी, मुख्तार के चाचा जिनका भी आप ज़िक्र कर रहे थे, हमीद अंसारी, उन्होंने ख़ास तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहा था कि इनको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए और इनको पंजाब में ही रहने देना चाहिए। ये यूपी में ना आए, तब तक इधर योगी जी। जी की सरकार हो देखिए, चुकी। मैंने जिनका ज़िक्र किया उनके जो नाना थे, जो नौसेना में रहे, महावीर चक्र विजेता रहे, उनके नाना सेना से जुड़े होने के नाते और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सेना से जुड़े रहे, उनके रिश्ते काफ़ी करीब थे। हामिद अंसारी उसके बाद उनकी उस कड़ी के रूप में इस्तेमाल हुए। हामिद अंसारी ने उनसे बात करके एक पुराने मुकदमे में उनको जेल शिफ्ट करा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद योगी और मुख्तार अंसारी की जो अदावत है वो किसी से छुपी नहीं है। जी। 2005 का मऊ दंगा हो, हुँ, 2007 हुँ। का गोरखपुर दंगा हो या 2008 का आजमगढ़ में एक आतंकवाद विरोधी रैली आयोजित की गई थी, जिसके दौरान योगी की गाड़ी पे हमला हुआ था, जिसका आरोप मुख्तार पे लगा था। तो मुख्तार और योगी की अदावत किसी से छुपी नहीं है। यो मुख्तार को ये बखूबी मालूम था, अगर मैं यूपी में रहूंगा तो मेरे को योगी आदित्यनाथ की सरकार परेशान करेगी। इसलिए वो पुराने एक मुकदमे को अपनी जमानत कटा करके पंजाब जेल चला जाता है। पंजाब की सरकार, उस समय की कांग्रेस सरकार, उसको पूरा संरक्षण देती है। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हायर किया जाता है, जिसकी एक बार की फीस 11 लाख रुपए होती है। 5 बार उसने आकर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसकी पैरवी की, 55 लाख रुपए उसका बिल बना है। हालांकि भगवत मान सरकार बनने के बाद उन्होंने उस बिल को रोक दिया है। वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि किस तरह कांग्रेस सरकार एक माफिया के लिए सरकारी पैसा, सरकारी खजाना खोल दिया था, 55 लाख रुपए उस पर खर्च कर डाले। तो ये उनके जो नाना थे, उस चैनल से हामिद अंसारी ने कैप्टन से बात कराई थी, जिसके चलते कांग्रेस सरकार उसको संरक्षण दिए हुए थी। जेल में उसका दरबार चलता था, वहीं से वो अपनी पूरी सल्तनत चलाता था। आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। अभी चूँकि दौर चल रहा है चुनाव का और मुख्तार को जो उनकी मौत हुई है, उसपे रोटियाँ सेकी जा रही हैं, उसे मसीहा बताने का प्रयास भी किया जा रहा है। अखिलेश से लेकर के ओवैसी तक सब लोग एक तरह से इनडायरेक्ट वे में योगी सरकार पे अटैक भी कर रहे हैं एंड मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। जी, का अंत हुआ जिसने हिंदुओं को काट काट कर नाले में फेंक दिया था। सुबह का समय था, ग्वाला आ रहे थे, यादव आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। सुबह का समय था, सब दूध देने के लिए गए थे, सबको काट काट के नाले में फेंक दिया गया। ओपनली फायरिंग। मेरे पिताजी गए थे दूध लेने के लिए, मैं उसके आंखों देखी घटना की गवाह हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं उस प्रदेश में थी उस समय और बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसी चीज़ें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एक ऐसा हिंदू था जो सारे हिंदुओं को इकट्ठा करने में हिंदुओं के लिए लड़ रहा था, वो थे सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी। और उस समय से वो हमारे परिवार के लिए भगवान है। दिल से पूरे परिवार की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करती हूँ। तो ये आपने देखा सर, लोगों की फीलिंग्स क्या हैं इन लोगों के लिए? जी। आपसे देखिए, टिप्पणी दो चाहूँगी मैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी बाकी लोगों के लिए या आम जनता के लिए माफ़िया हो सकते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र में अपनी जो उनकी इमेज थी, वो रॉबिन हुड वाली थी। एक जर्नलिस्ट होने के नाते अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि माफ़िया आपने रॉबिन हुड की उनकी भूमिका बताई कि वो एज़ ए रॉबिन हुड
लोगों की मदद भी करते थे। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो वो नियमों को तोड़ते हैं, जगह-जगह कत्लेआम करते हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरी पिक्चर? देखिए, जो जो पीड़ित परिवार हैं, उनसे आप अगर पूछेंगे, तो वो तो उसको खूंखार अपराधी बताएँगे। जो गरीब ऑब्वियसली। तबके के लोग हैं, जिसकी उन्होंने मदद की है, वो उसकी रॉबिन हुड की छवि बताएगा। लेकिन आम जनमानस से अगर आप पूछें, तो मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम था यूपी की सियासत में, यूपी के अंडरवर्ल्ड में। ना केवल यूपी, उसका दबदबा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, बिहार, नेपाल तक नेपाल। था। जो हथियारों की तस्करी होती थी, आईएसआई को अगर कोई सपोर्ट चाहिए होता था, तो वो मुख्तार अंसारी से जुड़ता था आकर के। नेपाल से जो तस्करी होती थी, हथियारों की हो, नकली नोटों की खेप आनी हो, उसमें भी मुख्तार उनको सहयोग करता था। योगी से अदावत की एक बड़ी वजह यही थी कि योगी ने गोरखपुर के सांसद रहते हुए अपने बॉर्डर पर, महाराजगंज से लगे हुए बॉर्डर पर सख्ती करी थी और पुलिस पे दबाव बना करके उन्हें हथियारों की और नकली नोटों की खेप को रोक लगवाने की कोशिश की थी। ये एक बड़ी वजह थी दोनों के अदावत के बीच में। तो ये जो कदम योगी जी ने उठाया था, तो ये तो जी। देश हित में उठाया गया था ना? भई जी, हथियार बिल्कुल, आएँगे, लेकिन हथियार हथियार आएँगे, देखिए वहाँ से फ करेंसी आएगी तो उससे देश का नुकसान होगा। शुरुआत में मैं यही बता रहा था कि उस समय की जो सरकारें थी, उनको अपने मुस्लिम वोटरों की चिंता थी। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते वो हिंदुत्ववादी नेता को, हिंदुत्व छवि वाले भगवाधारी नेता को बिल्कुल फूटी आँख उनको नहीं सुहाते थे। 2005 का जो मऊ में दंगा हुआ, जिसके आरोप में मुख्तार अंसारी पहली बार जेल गए और उसके बाद वो जेल से लौटे ही नहीं, उनका शव ही वापस आया है। तो 2005 के दंगे के दौरान 1 महीने तक दंगा चलता है मऊ में। भरत मिलाप का वो एक कार्यक्रम था, 14 अक्टूबर 2005 की शायद वो घटना है, जब वो दंगा हुआ था। 14 अक्टूबर को दंगा होता है, 1 महीने तक वो दंगा चलता रहता है। रेलवे को पहली बार अपना संचालन रोकना पड़ता है। 1 महीने तक रेलवे उस ट्रैक पे संचालन नहीं करता है, ट्रेनें नहीं चलती हैं। सोचिए कितना बड़ा दंगा हो रहा होगा। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी इस तरह का ट्रेन का संचालन कभी नहीं रोका गया। कोरोना काल में ज़रूर रुका, उसके पहले हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि कहीं कोई रेलवे का ट्रैक का संचालन रोक दिया जाए। इस तरीके से चल रहा था, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल होता है कि जिसमें वो खुली जीप में बैठ करके अपने क्षेत्र में, दंगाग्रस्त क्षेत्र में जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ वो खुली जीप में बैठ के माइक लेकर के और लोगों को अपने समझाने की कोशिश करता है। उसी दौरान योगी आदित्यनाथ मऊ दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की आवाज उठा करके और मऊ को लिए कूच करते हैं। 150 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है, लेकिन मऊ के दोहरी घाट सीमा पे पहुंच करके बॉर्डर पे उनको रोक लिया जाता है और उनको वापस भेज दिया था, मऊ जिले में घुसने नहीं दिया जाता। तो एक तरफ आप कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में मुख्तार अंसारी गोली जीप लेके घूम रहे थे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को जिले में घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, इसका वो असर रहा जो धीमे-धीमे ये विकराल रूप धारण करता गया। आपने सही कहा, पूर्वांचल से मुख्तार का जाना और अब चुनाव, इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, भाजपा को फ़ायदा नुकसान तो हम अभी एनालिसिस नहीं कर सकते, अभी टिकट का पूरी तरीके से टिकट का अभी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन मुख्तार की मौत का असर इस लोकसभा में देखने को मिलेगा। मुख्तार के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, गाज़ीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, बलिया या वाराणसी, जौनपुर, इन सीटों पे जहाँ पे भी उसका दखल था, जहाँ पे मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा मतलब वो डिसाइडिंग फैक्टर में है, वहाँ पे निश्चित रूप से वोटर वो एकजुट होगा, दूसरे दलों के साथ ना जा कर के वो एक तरफ़ा उसके साथ जाएगा जो भाजपा को हराता दिख रहा होगा। हालाँकि मोदी जी ने बनारस को अपना कार्यक्षेत्र बना रखा है 2 चुनावों से, तो उनका वो कार्यक्षेत्र है तो वाराणसी के आस-पास का ही इलाका, गाज़ीपुर और मऊ 80 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से, वाराणसी से। तो वो योगी जी उस पे ज़्यादा प्रभाव डाल मोदी जी का ज़्यादा प्रभाव रहता है उन सीटों पर या मुख्तार की मौत ज़्यादा असर करती है, ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
धन्यवाद सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।